नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है हमारे खास शो का जो कोरोना से लेकर लॉकडाउन की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएगा। आपके साथ मैं नेहा बाथम, हमारे 3 एंकर मीनाक्षी कांडवाल और घर से श्वेता झा मौजूद हैं। तो 3 बजे में तमाम खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं और साथ ही हम आपको दिखाएंगे लॉकडाउन में किस तरह से आंशिक ढील दी गई है, उसकी भी खबर आपके सामने होगी और साथ ही पालघर पर भी हमारा फोकस रहेगा। बिल्कुल नेहा, आपने ठीक कहा। और आज का दिन देखिए कई मायनों में अहम है। आज से लॉकडाउन को लेकर कुछ सेक्टर्स में छूट का ऐलान भी हुआ है। दिल्ली में हालांकि सख्ती है, लेकिन लखनऊ में सचिवालय में कर्मचारी पहुंचे तो बाकी शहरों में भी कई दिनों से फाइल्स पर पड़ी धूल आज जो है साफ हो गई है। श्वेता घर पर मौजूद हैं। और श्वेता, क्या आप नोएडा में देख रही हैं? जरूर हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि नोएडा में भी कुछ जगहों पर छूट दी गई है, लेकिन लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे थे उसको देखते हुए योगी सरकार ने पहले ही कहा था कि जिन जगहों पर हॉटस्पॉट्स है, जाहिर सी बात है कि वहां पर छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली में कल ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में तो सवाल ही नहीं होता है किसी तरह की छूट देने का। लेकिन नोएडा में आपको हम बता दें कि आंशिक छूट, थोड़ी बहुत छूट मिली है, लेकिन यहां भी कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। कई ऐसे जगह पे पूरी तरह से सोसाइटी पर अभी भी ताला बंद है, लोग नहीं निकल सकते क्योंकि वहां पे कोरोना के केसेस मिले थे। लेकिन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और कड़ाई पहले से ज्यादा है मीनाक्षी। साथ ही साथ आपको बता दें कि लखनऊ में, जैसा कि आगे भी हम आपको खबर दिखाएंगे, कि लखनऊ में सचिवालय में आज लोग आए हैं। हालांकि लोगों को कहा गया है कि कम आए, तादाद कम रहे, और वैसे भी आज जो अटेंडेंस है वो कम यहां पर लगा है। तो लॉकडाउन से रिलेटेड तमाम खबरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन नेहा, यहां पर जैसे बहुत बड़ी खबर कल ही आ गई थी पालघर की, उस पर शायद हम विस्तार से आगे आधे घंटे तक अपने दर्शकों को हम बताएंगे। बिल्कुल, पालघर पर हमारा फोकस बना रहेगा। इस बुलेटिन की शुरुआत हम महाराष्ट्र की उस खबर के साथ ही करेंगे जिससे दिल्ली की भी सियासत गर्मा गई है। लगातार उद्धव ठाकरे पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर उन्होंने अपनी सफाई अब से कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठे हैं, उचित एक्शन लिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो गृह मंत्रालय की ओर से इस पूरे मामले पर तलब किया गया उन्हें, उस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया है। और देखिए नेहा, ये वीडियो भी हम लगातार दिखा रहे हैं अपने व्यूवर्स को, क्योंकि घटना ये 16 तारीख की है, लेकिन वीडियो आज आया और इस वीडियो के बाद पुलिस की लापरवाही को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में साधुओं की हत्या कैसे हो गई। लेकिन देखिए, सुबह हमने इस वीडियो के साथ शुरुआत की जब नेहा और मैं 1 और 11 वाला बुलेटिन भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद दोपहर होते होते इसी मामले पर सियासी नुक्ताचीनी शुरू हो गई। बीजेपी सांसद हुंकार भरने लगे कि लॉकडाउन के बाद साधु महाराष्ट्र अब कूच करते हुए दिखाई देंगे। और देखिए श्वेता, यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं कि अयोध्या और प्रयागराज से साधु निकलेंगे लॉकडाउन के बाद, ये वाकई चिंता का विषय है इस वक्त। बिल्कुल, ये वाकई चिंता का विषय है। और जो ये खबर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो वाकई दिल दहलाने वाली तस्वीर है। कितनी निर्ममता से इन साधुओं को पीटा गया है, इन्हें मारा गया है, और इस पूरे मॉब ने किस तरह से इन्हें एक तरह से निर्मम हत्या की है बीच सड़क पर। पुलिस के होते हुए ये सब कुछ हो गया। अपने आप में इसलिए सवाल उठ रहे हैं, वो तमाम सेलेब्स पे सवाल उठ रहे हैं कल से मीनाक्षी, ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि वो लोग जो हर बात पे ट्वीट कर दिया करते हैं, इस मामले में कई लोग खामोश है। हालांकि उद्धव ठाकरे सामने आए, उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा है, हम उनकी इस बाइट में सुन लेते हैं। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन, जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया। दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है, और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया।
अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है, और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था, और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे उन लोगों को चेताते हुए कि जो अफवाहें फैलाएंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। ये मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है और उचित कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सिर्फ पालघर 90 किलोमीटर दूर है और ऐसी शर्मनाक वारदात वहां पर हुई है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। और नेहा देखिए, इस बात पर सबसे ज्यादा हैरानी होती है कि लॉकडाउन की परिस्थिति है, हर चेक पॉइंट पर पुलिस मौजूद है, उसके बावजूद इतनी बड़ी भीड़ आखिर कैसे एक जगह पहुंच जाती है और पुलिस को पता नहीं चलता। और उसके बाद मॉब लिंचिंग होती है, जब 3 निहत्थे लोगों पर इस तरह से वार किया जाता है पुलिस की मौजूदगी में कि उनकी मौत हो जाती है उस घटना स्थल पर। इसको लेकर श्वेता, बहुत बड़े सवाल यहां पर इस घटना पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और शायद यही बहुत बड़ा एक तरह से पॉइंट है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ये बोलने के बावजूद कि इसको सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, यहाँ पर बहुत ही दुर्गम इलाका था, इसलिए यहाँ पर लोग ऐसे आ गए और ये घटनाएं घट गई। लोग अमूमन यहाँ पर आते नहीं है, तो ये सारी बातें एक तरह से कई लोगों को हजम नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले लेकिन देख लेते हैं कि दरअसल पूरी घटना क्या घटी। इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाराष्ट्र में मानवता हुई शर्मसार। तीन लोगों की पीट कर हत्या। साधु पिटते रहे, देखती रह गई पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर की 16 अप्रैल की तस्वीर दिल दहलाने वाली है। तस्वीरें देखिए, एक गाड़ी को भीड़ घेर कर खड़ी है। कार के भीतर गेरुआ वस्त्र में साधु नजर आता है। थोड़ी देर बाद वहीं एक पुलिस वाले के साथ एक कमरे से निकलता नजर आ रहा है। गेरुआ वस्त्र पहने शख्स पुलिस का हाथ पकड़े हुए है, लेकिन पुलिस वाला उसे भीड़ के बीच ले आता है। इसके बाद क्या हुआ वो इन तस्वीरों में कैद है। भीड़ के हत्थे चढ़े साधु मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व स्थित हनुमान मंदिर के हैं। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस ने इन्हें हाईवे पर जाने से रोक दिया। फिर इको कार में सवार साधु ग्रामीण इलाके की तरफ मुड़ गए, जहां मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए। कासा थाने के पुलिस वालों के अलावा इस हमले में जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत 5 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। पुलिस को शक है कि इस हमले के पीछे इलाके में चोर डाकुओं के घूमने की अफवाह एक बड़ी वजह हो सकती है। पुलिस सोशल मीडिया के संदेशों को स्कैन कर रही है। की पालघरला जी घटना झाली ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे। उच्च स्तरीय चौकशीची सुरुवात झालेली आहे आणि ही संपूर्ण घटना झाली, ही संपूर्ण तो ट्रायबल बेल्ट आहे संपूर्ण, आणि याच्यामध्ये जवळजवळ 101 लोकांना अटक करण्यात आलेली है। पालघर जिले में जिस जगह मॉब लिंचिंग की वारदात हुई है वहां की आबादी आदिवासियों की है। जब से लॉकडाउन हुआ है इलाके के लोग वहां दिन रात लगातार खुद पहरेदारी कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि चूंकि ये लोग मुख्य सड़क से ना जाकर ग्रामीण रास्ते से जा रहे थे, इसलिए अफवाह की वजह से गांव के लोगों ने उन्हें डाकू समझ लिया होगा।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक कासा थाने के इस इलाके में इस तरह की ये पहली वारदात नहीं है। 3 दिन पहले एक डॉक्टर और 3 पुलिस वाले के साथ थाने के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आनंद काले पर ग्रामीणों ने चोर डाकू समझकर हमला बोल दिया था। दिव्येश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो पालघर में मॉब लिंचिंग का वीडियो देखकर आपके जहन में पहला सवाल यही आएगा कि ये पुलिस वाले क्यों नहीं इस लोगों को भीड़ से बचा रहे थे, क्यों इन दोनों साधु और उनके ड्राइवर को बचाने में वो नाकाम रहे। और इस बीच पुलिस की भूमिका इसीलिए सवालों के घेरे में भी आ रही है कि जब पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे फिर भी भीड़ हमला करने में कैसे कामयाब हो गई। क्या भीड़ को पुलिसकर्मियों का खौफ नहीं था? हालांकि 2 पुलिसकर्मियों को देखिए यहाँ पर सस्पेंड भी किया गया है। श्वेता, बिल्कुल मीनाक्षी, और आगे निश्चित तौर पर जिस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, कार्रवाई यहाँ पर होगी इस पूरे मामले में और हम उम्मीद भी करते हैं कि इंसाफ मिलेगा जिस तरह से ये घटना घटी है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो साधु हैं वो काफी आक्रोशित है, जो साधु संत समाज है अब ये कूच करने की बात कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पालघर में जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। 3 लोग पुलिस के सामने पीट पीट कर मार डाले गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकी। लेकिन पुलिस का कुछ न करने से ज्यादा इस तस्वीर पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस साधु को हिंसक भीड़ के बीच लाती दिख रही है, तो क्या पुलिस ने ही साधु को भीड़ के हवाले कर दिया? पुलिस ने साधु को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? पुलिस साधु को भीड़ के बीच क्यों ले आई? क्या भीड़ से पुलिस भी डर गई थी? इन्हीं सवालों को प्रयागराज में साधुओं की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी उठाया। परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि महाराज ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के बाद नागाओं की फौज महाराष्ट्र कूच करेगी। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा था और उनका जाना जरूरी था। पुलिस ने उसी गांव को लेकर गई जिस गांव में 200 लोग पहले से इकट्ठा थे और वहां पहुंचते ही लोगों ने लाठी डंडे से पत्थर से गाड़ी पे मारना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने उनको सुपुर्द कर दिया महात्माओं को। ऐसी विभत्स हत्या, ऐसी दर्दनाक मौत पे मुझे आश्चर्य है कि यह मनुष्य नहीं कर सकता है। ये राक्षस हैं और राक्षस लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। इस घटना का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। रविवार शाम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। पालघर की घटना सभ्य समाज पर एक बदनुमा दाग की तरह है। आखिर कोई भीड़ इस तरह कैसे हिंसक हो सकती है कि वो होशो हवाश खो दे? साहिल जोशी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, सबसे पहले तो ये घटना के बारे में जितनी निंदा करनी चाहिए वो कम ही होगी, लेकिन आपसे बड़ा सवाल ये जानना चाहेंगे फिलहाल पूरी खबर पर एक तो अपडेट क्या है वो बताएं, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब जो भी एक्शन लेने की बात कर रहे हैं तो वो क्या साधु संतों के दबाव में ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मामला साधु संतों से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि यहाँ इस जगह पे अब वो जो लोग थे वो एक अखाड़े के सदस्य थे, इसके लिए उस तरीके की बात साधु संतों की तरफ से की जा रही है। लेकिन जिस तरीके का मामला है वो साफ निकल कर सामने आता है कि ये एक रूमर की वजह से, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रात को वहाँ पर जो लोग देखे गए जो दरअसल वहाँ पर नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि सूरत जाने का वो रास्ता नहीं है। लेकिन ये लोग सूरत जा रहे थे और ये दादरा नगर हवेली के रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे थे। माना यह भी जा रहा है कि मेन हाईवे पर बैरिकेटिंग के वजह से उनको जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास कोई पास नहीं था। ये दादरा नगर हवेली के बॉर्डर तक पहुंच गए। ये केंद्र शासित प्रदेश है और वहां से उनको वापस भेज दिया गया। जब ये वापस लौट रहे थे तब इन जगह पर, जो पालघर से करीब 100 किलोमीटर दूर है,
इस और बिल्कुल दादरा नगर हवेली से सटा हुआ यह इलाका है महाराष्ट्र का, यहां पर इन पर यह हमला किया गया। दरअसल इस इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोर या डकैत घूमने की अफवाहें उठ रही थी। एक दिन पहले भी इसी तरीके की घटना वहां पर हुई थी, हालांकि तब पुलिस ने रोक पाने में कामयाब रही, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह हमला इतना बड़ा था कि जो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे उन पर खुद पर पथरा हुआ और वो इस हमले को रोक नहीं पाए। हालांकि इसी के चलते जिस पुलिस स्टेशन के अंडर ये पूरा इलाका आता है उसके 2 पुलिस इंस्पेक्टर को जानकारी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। किस तरह से वहां पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई जिन्होंने इन साधुओं को घेर लिया, इन पर हमला किया। लेकिन इस हत्याकांड पर सियासत भी अब तेज है, विपक्ष तमतमाया हुआ है और साथ ही साथ सरकार बार बार सफाई दे रही। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पहले दिन से ही सरकार एक्शन में है, साधु संत भी इस वक्त गुस्से में। पूरी मानवता शर्मसार है। इस नृशंस हत्या की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। दुर्भाग्य की बात तो यह है अशोक जी कि वहां करीब आधा दर्जन पुलिस वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो आपने भी देखा होगा, आपके चैनल पर भी चला। मूक दर्शक हैं और कई वीडियो में तो ऐसा लग रहा है पुलिस वाले भीड़ के हवाले साधु सन्यासी कर रहे हैं। वो साधु पुलिस वालों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भाग छुड़ा के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि हत्यारे तो दोषी हैं ही, पुलिस भी इसमें कम दोषी नहीं है। अब पुलिस कह रही है पुलिस वालों को भी चोट लगी है। एक्शन में तो कहीं कोई पुलिस वाला है नहीं, तो चोट कहां से लग गई? ये देश इस संत का पहचान है। ये देश ऋषि और कृषि प्रधान देश है और वहाँ पे जिस प्रकार से संतों को मारा गया, बेरहमी से भीड़ ने मारा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे सरकार उनकी है जो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने हिंदुत्व के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, पूरी जीवन वो किया, भगवा की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है। उनके पुत्र आज उद्धव जी मुख्यमंत्री हैं जो खुद हिंदूवादी हैं, लेकिन उनके सरकार में हुआ और वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोग जो अराजक तत्व थे उन लोगों ने बेदर्दी से ईंट पत्थरों से और लाठी डंडों से मार के हत्या कर दी। वहाँ के पुलिस वाले जिस प्रकार से वो सुरक्षा, पुलिस का काम होती है सुरक्षा करना, और सुरक्षा न करके बल्कि वो संतों को, ड्राइवर को, बेचारों को, भीड़ को सौंप दिया और मरने को छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से इस तरह ज्यादा कायराना हरकत कुछ हो नहीं सकती। तो जिन साधुओं की भीड़ ने हत्या की वो जूना अखाड़ा से जुड़े थे और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इतना जबरदस्त रिएक्शन साधु संतों की तरफ से दिखाई भी दे रहा है। आज 20 अप्रैल है और आज से आंशिक छूट की बात कही गई थी, लेकिन कहां पर छूट दी जा रही है ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये साफ तौर पे कहा गया है सरकार की ओर से कि उन्हीं चीजों को छूट मिलेगी जिनसे रोजमर्रा की चीजें प्रभावित हो रही हैं, यानी कि आपके दूध, सब्जी, फल, डेयरी, इन सब चीजों की सप्लाई पर असर ना पड़े, इसको लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जहां पर इस वक्त जो इलाके सील बंद हैं वहां पर यह सीलबंदी जारी रहने वाली है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में कोई छूट नहीं है, इसका ऐलान कल ही मुख्यमंत्री केजरीवाल कर चुके थे। और उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 से ज्यादा केसेस हैं, ऐसे 19 जिलों को संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में अभी भी रखा गया और बाकी जिलों में डीएम फैसला ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम, मेरे साथ मीनाक्षी कांडवाल और घर से श्वेता झा मौजूद है इस खास पेशकश में। ब्रेक से पहले हमने आपको पालघर की घटना के बारे में, मचे घमासान के बारे में बताया था। अब बात आज से लॉकडाउन के बीच मिलने वाली आंशिक रियायतों की है। कुछ राज्यों ने पहले से ही ढील का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कोरोना की मार सहने वाले राज्यों ने ढील से इनकार कर दिया है। और यहाँ अपने दर्शकों को हम ये जरूर साफ करना चाहते हैं कि ये रियायत आपको राहत देने के लिए है। इसका मतलब खुली छूट का लाइसेंस बिल्कुल नहीं है। रियायत में भी आपके लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और श्वेता, बहुत अहम है ये समझना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन रियायतों के बावजूद हम सबको करना है। बिल्कुल मीनाक्षी, और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से आज तमाम राज्यों को वो गाइडलाइंस खास करके याद दिलाई है कि जो हमने एडवाइजरी जारी की थी भाई उसका पालन करिए। और इसमें भी खास करके केरल को, जिसने जरूरत से ज्यादा ही रियायत दे रखी है। कोलकाता में आईटी कंपनियों के गेट खुल गए। अहमदाबाद में सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आने शुरू हो गए। लखनऊ में सचिवालय खुल गया। लॉकडाउन 2.0 में छूट के दिन शुरू हो गए। करीब 26 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद आज देश ने कुछ राहत की सांस ली है। अलग अलग राज्यों में नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में छूट दी गई, जिससे सड़कों पर भीड़ भी बढ़ी
कहीं सब्जी मंडियों के गेट खुले तो कहीं फ्रूट मार्केट लग गई। कहीं कहीं तो लोगों ने रियायत को खुली छूट का लाइसेंस समझ लिया। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा टूटी तो केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। सभी राज्यों को लेटर लिखकर याद दिलाया कि किसी भी कीमत पर रियायत से जुड़ी गाइडलाइन से बाहर छूट नहीं दी जा सकती। केरल में स्थानीय दुकानें, सैलून, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर खोलने, शहरों में बसों की आवाजाही को इजाजत देने पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई और इसे गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया। सूत्रों से खबर है कि केंद्र सरकार की सख्ती के बाद केरल सरकार रियायत को कम कर सकती है। बाकी राज्यों में भी नियम ना तोड़े जाएं, इसके लिए मंत्रियों की 6 टीमें बनाई गई हैं जो ग्राउंड पर उतरकर जायजा लेंगी। सरकार ने ये चेतावनी भी दी कि इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हालात बेहद चिंताजनक हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 में छूट का सिलसिला शहर शहर हो गया है। पटना के ग्रामीण इलाकों में ईंट भट्टियों में काम शुरू हो गया है। सरकार ने शर्तों के साथ काम को इजाजत दी है। ये बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें हैं, जहां सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं आज से शुरू हो गई हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। यूपी में टोल टैक्स शुरू हो गए हैं। हाईवे पर टैक्स लिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस खुलने की तस्वीरें आने लगी हैं। मेयर से लेकर कर्मचारी तक सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। अहमदाबाद में कुछ उद्योगों को लॉकडाउन में रियायत दी गई है। हाईवे पर भी मूवमेंट शुरू हो गई है। गुजरात में आज से सरकारी दफ्तर के साथ साथ कई ऐसी असेंशियल जो चीजें हैं उसकी जो फैक्ट्रीज है वो शुरू हुई है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के बहुमाली भवन, ये सरकारी दफ्तर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे इस तरीके से एक टनल बनाई गई है। जब भी कोई शख्स यहाँ पे आता है जो सरकारी कर्मचारी है तो उसे इस टनल से होते हुए ही एंट्री दी जाएगी। बंगाल में भी लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मैं इस समय हूँ हावड़ा के सलकिया इलाके में, जिसे प्रतिबंधित इलाका करार दे दिया गया है। प्रवेश पर पूरी तरह से निषेध आ गया है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि बंगाल में कोई भी हॉटस्पॉट नहीं होगा, माइक्रोस्पॉट या सेंसिटिव जोन्स होंगे। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर न तो सिर्फ लोगों के लिए आवाजाही बंद है, वहीं साथ ही साथ जो खाने और बाकी सारी चीजें जो इस्तेमाल की होती हैं उन्हें समय समय पर पहुंचाया जाएगा। आज भी कई राज्यों में छूट दी जा रही है। हालांकि दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन है। यूपी में हॉटस्पॉट वाले 19 जिलों में कोई छूट नहीं है। पंजाब में किसी तरह की रियायत 3 मई तक नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ छूट है। तेलंगाना में तो लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी जिलों में छूट दी गई है। ये साफ है कि कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। जिन जिलों में छूट भी दी गई है वहां भी इस बात पर नजर रखी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम न टूटे, भीड़ न जुटे। अगर ऐसा हुआ तो छूट वापस ली जा सकती है। आज तक ब्यूरो। तो लॉकडाउन में किन राज्यों में रियायत मिल रही है ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन ग्राउंड पर क्या हालात हैं ये भी दिखाना बेहद जरूरी है। और इसीलिए हमने शहर शहर आज तक के संवाददाताओं को सड़कों पर उतारा है। और श्वेता, ये बहुत अहम है देखना कि लॉकडाउन में जो छूट मिली है उसकी रिपोर्टिंग भी इस तरह से हो कि पूरे देश के सामने उसकी तस्वीर जाए कि आखिर जमीन पर हकीकत क्या है। बिल्कुल, और जैसा आप दोनों ने बताया इसीलिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग शहरों पर हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। तो दिल्ली सहित तमाम शहरों में अलग अलग जगहों में क्या ग्राउंड रिपोर्ट है वो देखिए। दिल्ली का तुगलकाबाद एक्सटेंशन अब दिल्ली के लिए नया परेशानी का सबब बन गया है। यहाँ पर 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज कल पाए गए हैं। इसके पहले यहाँ पर बता दूं कि एक ही मरीज था, लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इस वजह से 2 गलियां ऐसी हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। अगर यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं, उसके अलावा डॉक्टर हैं। जो पूरी गली है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ
दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है ताकि जो लॉकडाउन से इलाके में उसका पालन किया जाए। गली से जो भी निकल रहा है उसकी बाकायदा उससे पूछताछ की जा रही है। देश के जिन इलाकों में कोविड-19 के केसेस नहीं हैं, यानी जो ग्रीन जोन में हैं, उसमें थोड़ी राहत दी है। इसके अलावा राजमार्गों पर टोल प्लाजा खोल दिए गए हैं, वाहनों की टोल वसूली की जा रही है। ऐसे में ट्रक चालकों का क्या कहना है, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि बहुत सारे लोग बिना ग्लव्स के, जो वाहनों में बैठे हैं वो भी बिना ग्लव्स के, और जो टोल वसूल रहे हैं वो भी बिना ग्लव्स के रुपयों का लेन देन कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा कहाँ रह जाती है। हम लोगों से बात करते हैं कि ट्रक तो खुल गए हैं जहां से टोल वसूली की जा रही है। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण जहां ज्यादा नहीं फैला है, वहां लॉकडाउन में सीमित छूट आज से दी जाने लगी है, जिसका असर देखा जा सकता है। खास करके जो अनाज की मंडी है वहां पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। एक चहल पहल सा नजर आ रहा है। हालांकि ये उन्हीं इलाकों में जहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं फैला है, वरना जयपुर के दूसरे इलाके में या चारदीवारी के अंदर रामगंज के इलाके में ये छूट नहीं दी गई है। अनाज के अलावा मंडियां खोली गई हैं अनाज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि जिन जगहों पर कोरोना के मामले कम होंगे, खतरा कम होगा, वहां पर 20 अप्रैल से छूट दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी समेत कुल 5 शहर मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां पे आज से किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी जा रही है। आपको तस्वीर हम दिखा देते हैं। हम राजधानी भोपाल में खड़े हैं इस वक्त, और यहाँ पे अगर आप देखें तो वही तस्वीर दिखेगी जैसे कि लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से दिख रही है। अभी भी भोपाल में पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू है और ये आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद और खरगोन मध्य प्रदेश के ये 5 ऐसे जिले हैं जहां पे सरकार ने किसी भी तरीके की छूट से इनकार कर दिया है। झारखंड सचिवालय में आज से कामकाज शुरू हो गया है। देखिए, वर्क स्टेशन जो है वहां पे लोग पहुंच गए हैं अपने अपने जगह पे, और बहुत दिनों बाद आए हैं तो बिल्कुल जो है साफ सफाई करके काम शुरू कर रहे हैं। अपना जो इनका डेस्कटॉप है उसको भी इन्होंने साफ किया है, और उसके बाद जो है अपना जो इन्वायरमेंट इनका जो यहाँ का जो एम्बियंस है उसको देखिए साफ सफाई किया जा रहा है। बहुत दिनों बाद आए हैं। लगातार जो है जनता कर्फ्यू और 23 तारीख के बाद से लॉकडाउन था, आज से काम शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे लोग आए हैं। वैसे 33% जो लोग हैं उन्हीं से काम लेना है। बहुत सारा एडवाइजरी है कि किस तरह से काम करना नहीं करना है, तो लोग वैसे कम ही दिख रहे हैं। यहाँ पे और ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन फिलहाल जो है लोग कम दिख रहे हैं। और साफ सफाई, अपना भी सैनिटाइजेशन का इन लोगों ने ख्याल रखा है। मेन एंट्रेंस पे तो इन्हें सैनिटाइज किया ही गया है। किसी को भी बगैर थर्मल स्कैनिंग किए और बगैर सैनिटाइज किए आने नहीं दिया जा रहा। और अब योगी आदित्यनाथ से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही क्या होती है, ये आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुकरणीय तरीके से इसका उदाहरण पेश किया है। अपने पिता के निधन से निजी शोक की परवाह न किए बगैर वो कोरोना के खिलाफ जंग में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। सीएम योगी के पिता का अंतिम संस्कार अब कल होना है। वो वहां जाना चाहते थे, उनका अंतिम दर्शन भी करना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन ने इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी। और यही है महामारी की एक तरह से क्रूरता, जहां मन को इजाजत नहीं देनी पड़ती है, और योगी ने यही किया। वो खुद वहां नहीं जा रहे हैं और कम से कम अपने घरों को के भी लोगों को वहां जाने के लिए कहा। जिंदगी इम्तिहान लेती है, खासकर ये इम्तिहान और कड़ा हो जाता है जब आपके ऊपर करीब 20 करोड़ जनता के हितों की जिम्मेदारी हो। लखनऊ में सीएम योगी आज जब अपनी कोर टीम के साथ कोरोना के खिलाफ जंग पर मंत्रणा कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसी खबर मिली जो आम आदमी के लिए दुखों का पहाड़ टूटने जैसा होता है। बैठक के दौरान योगी को अपने पिता के निधन की खबर मिली। योगी के पिता का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। बताया जाता है कि इस खबर को पाकर भी योगी विचलित नहीं हुए और कोर टीम के साथ बैठक करते रहे। बाद में एक बयान जारी कर उन्होंने अपने दिल की बात रखी। अपने बयान में योगी ने कहा, अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख और शोक है। वे मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी।
परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूँ। पूजनीय मां पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। एक मुख्यमंत्री के लिए जनता की सेवा से बड़ा राजधर्म क्या हो सकता है। निजी शोक को परे रखकर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ही किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। योगी के पिता 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट को तबीयत खराब होने पर 13 मार्च को दिल्ली स्थित एम्स के गैस्ट्रो विभाग में भर्ती कराया गया था। उन्हें लीवर और किडनी की समस्या थी। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।